अब जबकि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में जान चुके हैं, अब आपको ये भी पता चलना चाहिए कि हाउ प्लांट्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस asexually. They also have these mechanisms by which they can tend to be reproducing in an asexual manner. सो इसमें हम नेचुरल और आर्टिफिशियल मेथड्स पढ़ेंगे, जिसमें हम ग्राफ्टिंग पढ़ेंगे, बडिंग पढ़ेंगे, हम एयर लेयरिंग पढ़ेंगे, मार्केटिंग पढ़ेंगे और हम इसकी कमर्शियल सिग्निफिकेंस के बारे में भी बात करेंगे. तो आइए अब हम अपने स्लेट की तरफ चलते हैं और इसकी बात करते हैं. Dear students, today we are going to talk about asexual reproduction in plants. In mineral nutrition, हमने बात की थी कि why do plants need nitrates and why do they need magnesium? And what are the causes, what are the symptoms when they are deprived of magnesium and nitrates? Right. All right. So asexual reproduction. प्यारे बच्चों, when we talk about asexual reproduction, इसका मतलब है कि ये एक ऐसी रिप्रोडक्शन है जिसके अंदर नो जेंडर्स आर इन्वॉल्व्ड. बिकॉज जब हम सेक्स की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेल और फीमेल. इसका मतलब ये कि इसमें कोई जेंडर इन्वॉल्व नहीं होता. और दूसरी बात इंपॉर्टेंट ये है कि इसके अंदर आपके पास सिंगल पेरेंट होता है. सिंगल पेरेंट. अगर जेंडर इन्वॉल्व नहीं है तो किसी किस्म के गैमेट्स भी नहीं बनते. किसी किस्म के गैमेट्स भी नहीं बनते, यानी नो पॉलन और ओवा. देन अगर कोई गैमेट्स नहीं बन रहे तो इसका मतलब है मियोसिस भी नहीं होगी. नो मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन. नो मियोसिस और रिडक्शन डिवीजन. और जहां दो जेंडर इन्वॉल्व नहीं हो रहे, जहां दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, इसका मतलब है वहां पर नो वेरिएशन. वेरिएशन मतलब नो मिक्सिंग ऑफ ट्रेट्स. ये नहीं होता है एक कोई क्वालिटी माँ की आ गई, कोई क्वालिटी बाप की आ गई. ऐसा नहीं होता क्योंकि पेरेंट ही एक है. इसका मतलब दे आर गोइंग टू बी 100% क्लोन कॉपीज ऑफ पेरेंट्स. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक और भी बहुत बड़ी क्वालिटी है, वो ये कि मेनी ऑफस्प्रिंग्स. डू यू नो व्हाट आर ऑफस्प्रिंग्स? यस, ऑफस्प्रिंग्स बच्चे. मेनी ऑफस्प्रिंग्स आर प्रोड्यूस्ड एट द सेम टाइम. एट सेम टाइम बहुत सारे ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस हो जाते हैं. और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटे चूंकि वेरिएशन नहीं है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की गेम अप्लाई नहीं होती प्रॉपर तरीके से, इसलिए इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स की डेथ रेशो भी हाई होती है. ज्यादा ऑर्गेनिजम्स मरते हैं, थोड़े ऑर्गेनिजम्स बचते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, प्रोड्यूस ही इतने होते हैं कि इससे फर्क नहीं पड़ता. सो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज करते हैं और वर्ड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन. और बेटा ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी दो तरह की होती है. एक वेजिटेटिव प्रोपगेशन है नेचुरल और दूसरी वेजिटेटिव प्रोपगेशन है आर्टिफिशियल. आज के लेक्चर में हम इन्हीं चीजों के बारे में गुफ्तगू करेंगे. पहले हम आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता, और वो ये लिखा करें जिससे आपको याद होता है तस्वीर खींचने से क्या होगा.
इतने आप बेटा अच्छे बच्चे नहीं हैं कि आप घर जाके उन्हें मोबाइल, अच्छा वेरी गुड शाबाश, फिर ठीक है। फिर तो सुबह से मैं भी सुबह, फिर बेटे मैं सुबह से पढ़ा रहा हूँ, 8 बजे पहली क्लास ली, 4 क्लास, और मैं दोपहर को 2 घंटे सोया भी हूँ, फुल फुल फ्रेश होके आता हूँ आपको पढ़ाने के लिए, वरना मेरा सोने का दिल नहीं करता। जी जी, आधा किलो आम खाता हूँ ताकि शुगर स्पाइक आए, मुझे नींद आए और मैं सो जाऊँ। क्या करिए, अब आप भी आम खाती तो। हाँ जी, आप लेट क्यों आए हैं बेटा? क्या क्या गलती से? तो पहले बेटा मुझे आपको एक इंपॉर्टेंट बात यह बतानी है कि प्लांट में एक बड़ा ही कमाल का टिश्यू होता है। इस टिश्यू को कहते हैं मेरिस्टेम। मेरिस्टेम, मेरिस्टेम का ऑल्टरनेट नाम है बड, बड, और इसका एक ऑल्टरनेट नाम है नोड। और उर्दू में इसको क्या कहते हैं मेरिस्टेम को, बताइए? व्हाट डू वी कॉल मेरिस्टेम इन उर्दू? शगुफा। हैव यू एवर हर्ड? यार ये तुमने क्या शगुफा छोड़ा है? शगुफा मीन्स समथिंग फ्रॉम नोवेयर। हाउ डिड यू गेट टू दिस आइडिया ऑफ समथिंग फ्रॉम जस्ट नोवेयर? आपने कैसे ये बात निकाली, राइट? शगुफा भी कोई ऐसी ही चीज होती है, शगुफा। और इसको हम जानेंगे कैसे, पहचानेंगे कैसे? एक तो मैं बाद में यहाँ पर एक तस्वीर डालूंगा शगुफे की अच्छी सी। ये मैं आप चूंकि नोट्स बनाता जा रहा हूँ ना, ये देखें, जैसे मैंने आपको कल पढ़ाया था, फिर मैं सोचता रहा कि यार यहाँ पर अच्छा इमेज ऐड होना चाहिए, ये वो। ये देखें, ये परिंदा है जो बीज खाएगा, फल को डाइजेस्ट कर लेगा, बीज ड्रॉपिंग्स में फेंक देगा, फिर ये मुख्तलिफ तरीके ड्रॉपिंग्स के इसके, फिर ये हवा के दोष पे सीड्स का डिस्पर्सल होना, राइट? तो ऐसे ही बाद में मैं यहाँ पर भी एक इमेज अच्छा से ऐड करता चला जाऊंगा। खैर, तो ये जो बेटे स्टेम होता है, मैरी स्टेम होता है, बड होता है, हमें कैसे पता चलता है ये कहाँ है? बेटे जहां पर भी प्लांट का कोई लीफ अटैच होता है स्टेम के साथ, जहां पर भी कोई लीफ अटैच होता है, उस जगह पर आपको एक छोटा सा उभार, छोटा सा एक डॉट जरूर नजर आएगा, छोटा सा एक उभार जरूर नजर आएगा। दिस छोटा सा उभार इज बेसिकली मेरिस्टेम। और ये बेटे मेरिस्टेम एक ऐसा टिश्यू है, दिस टिश्यू हैव अ कैपेसिटी टू ग्रो इनटू अ होल प्लांट। ये पूरा पौधे में, प्यारे बच्चों, ये ग्रो कर सकता है, एक फुल फ्लैश प्लांट बन सकता है। यहां से नई रूट्स निकल सकती हैं और यहां से नई शूट्स भी निकल सकती हैं। लेकिन आपको इस शगुफे को, इस मेरिस्टेम को कुछ खास तरह की कंडीशंस प्रोवाइड करना होती है, राइट? अभी हम उन कंडीशंस के बारे में ही बात करेंगे और नेचुरल और आर्टिफिशियल प्रोपगेशन आपको समझाएंगे कि होती कैसे। पहले हम नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन को डिस्कस करते हैं। federal for verification. नेचुरल वेजिटेटिव पॉप। बेटे आपने कभी पोटैटो को गौर से देखा है? पोटैटो के ऊपर जगह जगह आपको ऐसे स्कार्स नजर आएंगे। ये जो स्कार्स हैं बेटे, ये एक एक मेरिस्टेम होता है। क्या होता है? मेरिस्टेम। अगर आप इस पोटैटो को ऐसे काटें,
और ये जो पीस पोटैटो के आपके सामने आए हैं, आप इनको ऐसे जमीन में लगा दें, आजकल तो बरसात का मौसम है, आजकल तो किचन में पड़े पड़े पोटैटो उग भी जाते हैं, स्प्राउट भी कर जाते हैं। अगर आप बेटे इसको जमीन में ऐसे लगा दें कि एक एक पार्ट को जमीन में ऐसे करके दबा दिया, यहाँ पे एक मेरिस्टेम आ गया, यहाँ पे एक मेरिस्टेम आ गया, तो क्या होगा? होगा ये कि इन मेरिस्टेम्स में से शूट्स निकलने लगेंगी और रूट्स निकलने लगेंगी। मेरिस्टेम्स में से बेटे जो शूट्स निकल रही हैं उनके ऊपर पत्ते निकलेंगे और ये पत्ते फोटोसिंथेसिस करवाने लगेंगे, ये प्रॉपर प्लांट बन जाएंगे। और नीचे रूट्स बनने लगेंगी, ये प्लांट फोटोसिंथेसिस करेंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, स्टार्च बनाएंगे और उसको अपने जेरे जमीन ट्यूबर में सेव करने लगेंगे। जब ये प्लांट अपनी लाइफ गुजार कर मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, और आप इस जगह पर जाकर खुदाई करेंगे थोड़ी थोड़ी सी, उस पौधे की जहां जहां रूट्स हैं आप उसको निकालेंगे, आप हैरान रह जाएंगे। वहां पर एक एक पौधे के नीचे 3-3 4-4 किलो आलू बने हुए होंगे जमीन के नीचे। इट इज दिस मच प्रॉफिटेबल बेटा। फॉर एग्जाम्पल ऑन एवरेज आपको 3 kg ईच प्लांट से भी मिले हैं, तो जस्ट 1 पोटैटो कन्वर्ट हो गया इनटू 3 5 15 15 किलो पोटैटो मिल गए आपको। अब समझ आइए आलू इतना सस्ता क्यों होता है और लेज इतनी महंगी क्यों होती। याद रखिएगा, अपनी ज़िंदगी में आदत बना लें, अगर आप ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हो और लंबी ज़िंदगी पाना चाहते हैं और आप अपने कंपेटिटर्स को आउट कम्पीट करना चाहते हैं, आपकी जनरेशन के लिए खास तौर पे, स्टॉप ईटिंग प्रोसेस्ड फूड्स, स्टार्ट ईटिंग नेचुरल फूड्स। जब आप 30s में पहुंचेंगे, आपकी एज के बाकी बच्चे बीमार, सख्त बीमारियों में मुब्तला हो चुके होंगे और आप हेल्दी होंगे, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ खुली होंगी। नहीं, हमने ये नहीं किया वी हैव स्टार्टेड एजिंग लाइक एनीथिंग। हमने तो अपने बचपन में इतनी सॉफ्ट ड्रिंक्स पी हैं, पता नहीं क्यों पी हैं हमने इतनी सॉफ्ट ड्रिंक्स, ठीक है, लेकिन तब हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हम खाना नहीं खाते थे, हम कहते थे हम तब तक खाना नहीं खाएंगे जब तक हमें कोक नहीं मिलेगी। हमारे अब्बा छोटा डाला ला के रख देते थे घर पे, कोक, चलो मेरा बेटा कोक के साथ खाना तो खाता है। दिस इज सो बैड, दिस इज सो बैड। नेचुरल जी, डायरेक्ट जो फार्म से आ रही है वो खाएं, बहुत ज़्यादा खाएं बेशक, लेकिन जो प्रोसेस हो के आ रही है वो ना खाएं। जूस मत पिए, नेचुरल जूस घर पे बना कर पी लें। लेज मत खाएं, पोटैटो खा लें, बॉईल करके खा लें, चलो फ्राइज बना के खा लें, मगर वो चीज़ें जिनके अंदर वो केमिकल्स डाल दें जो कि उनको उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, दे आर वेरी डेंजरस फॉर यू। है ये देखा आपने, नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन से कितने सारे पोटैटो पैदा हो गए। इसी तरह आप उगा सकते हैं गार्लिक को। गाजर ऐसे नहीं उगती है, उसका और तरीका है। आप गार्लिक को ऐसे उगा सकते हैं, आप जिंजर को भी ऐसे उगा सकते हैं, उसके पीस लगाई जाएं, नीचे और उगते चले जाएंगे। हाँ, अनियन भी डिफरेंट तरीके से उगता है। हमें ये पता चला, आप देखिए जो पौधे बेटा, लिसन बेटा, जो पौधे नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपगेशन यानी एसेक्सुअल मेथड से प्रोपगेट करते हैं, उनमें आपको दुनिया में बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं मिलेगी। पूरी दुनिया में पोटैटो की 1-2 से ज़्यादा वैरायटियां हैं ही नहीं, बिकॉज दे डोंट हैव अ चांस टू शफल देयर जीन्स टू फॉर द मिक्सिंग ऑफ देयर एलील्स। उनके पास चांस ही नहीं। दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं, पोटैटो आपको वैसा ही मिलेगा। दुनिया में जहां मर्जी चले जाएं, जिंजर आपको वैसा ही मिलेगा। उनका साइज बड़ा छोटा हो सकता है, उनकी न्यूट्रिशन कम ज़्यादा हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ ग्राउंड दे हैव ग्रोन, थोड़ा बहुत कलर, लेकिन टेस्ट में कंसिडरेबल डिफरेंस नहीं आए। स्वीट पोटैटो इज अ डिफरेंट थिंग। मुझे ये ऐसे ही लेके ग्रो होता है। हाँ, वो भी ऐसी ग्रो होता है, लेकिन स्वीट पोटैटो भी हर जगह एक जैसा ही है। जिंजर हर जगह एक जैसा है, अनियन का टेस्ट हर जगह एक जैसा होगा, गार्लिक का टेस्ट आपको हर जगह एक जैसा मिलेगा। अदरक से डर लगता है। क्यों बेटा? अब तो नहीं लगता ना? खाने से क्यों डर लगता था? इसलिए इतना डर। ओह अच्छा अच्छा।
पता नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पर बेटे मैं बाद में गार्लिक की और ऐसी अच्छी अच्छी तस्वीरें डालकर इसको एस्थेटिकली प्लीजिंग बनाऊंगा। अब हम बात करेंगे आर्टिफिशियल। Now can you do it? पहले नंबर पर तो इसकी जरूरत क्यों महसूस होती है हमें? वाई? ये वाई सुन कर देख के ना मुझे वो याद आ गई, आजकल वो रील बहुत ज्यादा चल रही है। इसमें वो लड़का कहता है कि ये हरास करते हैं, मर्दों को भी हरास करते हैं। जिसमें वो बाद में मुझसे आपने उसका नंबर दिया, कहता है वाई वाई। मतलब क्या स्टूपिडिटी का दौर आ गया हुआ है कि हम चाहें या ना चाहें हम ये सब चीजें जरूरी देखते हैं। हमें क्यों क्यों हमें आर्टिफिशियल वैल्यू की प्रोपगेशन करनी पड़ती है? बेटे फर्ज कीजिए आप एक बहुत बड़ा आमों का बाग बनाना चाहते हैं। बहुत बड़ा आमों का बाग, मैंगो ऑर्चर्ड, ठीक है जी। और उसके अंदर 5,000, चले 50,000 कर देते हैं, 50,000 दरख्त आपने लगाना है। यू आर अ बिग गन, यू आर अ बिग शॉट, बड़े फार्मर हैं आप। और आप कहते हैं ठीक है मैं लगाऊंगा, पौधे लगाऊंगा, 3-4 साल में वो प्रिपेयर होंगे, उसके बाद आम बेचूंगा और मैं सारी दुनिया में एक्सपोर्ट करूंगा, ये करूंगा। तो यू नीड टू वर्क ऑन क्वालिटी। आपको क्वालिटी पे काम करना है। यू डोंट केयर पौधा बहुत हेल्दी है, आमों की नस्ल अच्छी चल रही है, बट उसमें खट्टे आम भी प्रोड्यूस हो रहे हैं, ठीक है। अगर उसमें बद जायका छोटे साइज के और खट्टे आम प्रोड्यूस होते हैं, सिर्फ फर्ज करें 10% ही हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कि 5,000 पौधों में से कम कितने पौधे हैं जो कि आपकी रिसोर्सिस को यूटिलाइज करें लेकिन आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं दे रहे? बताएं, 5,000 का 10% क्या होगा? 500। तो 500 दरख्त ऐसे हैं जो कि आपको रेवेन्यू उस तरह से नहीं दे रहे। तो आप तो नहीं चाहेंगे कि ऐसा कोई दरख्त, आप तो चाहेंगे हर एक दरख्त जिसपे मेरी मेहनत और रिसोर्स लग रहा है वो वैसा होना चाहिए जैसा मैं चाहता हूं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे? आप यू विल नॉट गो फॉर द वंस जिनको आप सीड से ग्रो कर रहे हो, नो। आप जाएंगे और आप कटिंग्स लगाएंगे ऑलरेडी इस्टेब्लिश दरख्त जिसका फल साइज में भी बहुत अच्छा है, टेस्ट में भी बहुत अच्छा है और दिखने में भी बहुत प्लीजिंग है, ठीक है ना। फूड में 3-4 चीजें बहुत मैटर करती है। उसका अरोमा ठीक होना चाहिए, उसकी विजुअल अपील ठीक होनी चाहिए। अब तरबूज अगर बहुत मीठा भी हो लेकिन लाल ना हो तो हम उसे पसंद नहीं करते। बहुत मीठा भी हो अगर, इसका मतलब ये कि हमारी फूड प्रेफरेंस में ये सब चीजें मैटर करती हैं। तो बेटे उस केस में आप क्या करेंगे? आप हमेशा ये चाहोगे कि जैसा फ्रूट आप चाहते हो आपको 100% वैसा फ्रूट मिले। उसके कुछ मुख्तलिफ तरीके हैं, हर प्लांट पे हर तरीका अप्लाई नहीं हो सकता, डिफरेंट प्लांट्स पे डिफरेंट तरीके अप्लाई होते हैं। उसका सबसे अच्छा, तो वाई में का हम आंसर लिख लेते हैं, टू इंक्रीज योर रेवेन्यू। तो इसका बेसिकली कमर्शियल एस्पेक्ट्स हैं जिनकी वजह से हम ये काम करते हैं। तो बता दे क्या होते हैं? मेरा ख्याल डब्ल्यू की जगह यू होता है। शुक्र है बेटा आपके माँ बाप के पैसे ज़ाया नहीं हो रहे, आप लोग को इंग्लिश आती है। बताएं, REN। ठीक है, थैंक यू बच्चों, शाबाश। आई एम रियली ग्लैड दैट आपका ज़मीर जिंदा है। ओके, तो पहला तरीका है बेटे कटिंग मेथड। कटिंग मेथड में हम करते क्या है? हमारे पास ये एक प्लांट है जी, बड़ा अच्छा बड़ा इस्टेब्लिश प्लांट है। हम चाहते हैं यार इस प्लांट का एक रेप्लिका होना चाहिए हमारे पास। हम इस प्लांट की एक ब्रांच को कट कर लेते हैं और इसकी ये जो ब्रांच है जिसको हम कट कर रहे हैं, वी मेक श्योर कि ये ब्रांच ऐसी होनी चाहिए जिसके ऊपर कम से कम
2-3 लीव्स की जगह थी, कम से कम 2-3 लीव्स की जगह थी, यानी इसके ऊपर कम से कम जहां जहां लीफ लगा होता है वहां वहां बर्ड होता है, आपको नजर आए या ना नजर आए वो वहां होता है, राइट। इसमें कम से कम 4 बर्ड्स होने चाहिए। हम क्या करते हैं इसको, हम इसको बेटे इसके लीव्स को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, काट देते हैं, और हम क्या करते हैं, अगर आप मुझे याद करें तो मैंने आजकल कुछ फिग की कटिंग्स लगाई हुई हैं, तो मैं उनमें से एक आपको क्लास में लाके दिखा भी सकता हूँ, गाड़ी में रख लूंगा, आपको दिखाऊंगा कि कटिंग कैसे लगती है। वो माशाल्लाह कर रहे हैं, जर्मिनेट कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, एक गमला लेते हैं, उस गमले में हम मट्टी डालते हैं, और ये वाली जो कटिंग है इसको इसमें ऐसे लगाते हैं कि इसके कम से कम 2 बर्ड्स मट्टी के नीचे चले जाएं, यहाँ और यहाँ, और 2 बर्ड्स मट्टी के बाहर रह गए, और फिर हम उसको पानी देते हैं। इनके अंदर हार्मोनल चेंजेस आते हैं, और कुछ अरसे के बाद नीचे रूट्स निकलने लगती है, और ऊपर से बेटे स्प्राउटिंग होने लगती है, और प्यारे प्यारे छोटे छोटे लीव्स निकलते हैं, जिसका मतलब होता है कि ये हमारी कटिंग कामयाब हो गई है। ये पौधा 100% रेप्लिका होता है अपने पेरेंट प्लांट का, अपने पेरेंट प्लांट का 100% रेप्लिका होता है। तो इसको कहते हैं कटिंग मेथड। अब मैं आपको अगला मेथड, ये समझ आई ना आप लोगों को, मुश्किल नहीं है, ब्रांच काट के लगा दो जमीन में, वहां पे नया होगा। नेक्स्ट मेथड इज कॉल्ड बेटे लेयरिंग मेथड। बाद में प्लांट्स ऐसे होते हैं उनकी कटिंग्स नहीं चलती हैं, मगर उन प्लांट्स की शेप कैसी होती है कि उनकी ब्रांचेस बहुत ही लंबी लंबी होती हैं। तो हमें ये करना होता है कि हम उसकी एक लंबी सी ब्रांच को सिलेक्ट करते हैं, और वहां पर हम एक और गमला रखते हैं, और उसकी एक लंबी सी ब्रांच को ऐसे मैनेज करते हैं, उसका कुछ पार्ट मट्टी के नीचे ले जाते हैं और कुछ पार्ट मट्टी के ऊपर रखते हैं, लाइक दिस। तो यहाँ पर हम ये गमला रख रहे हैं, और इसकी एक लंबी सी ब्रांच को सिलेक्ट करेंगे, कुछ पार्ट मट्टी के नीचे और कुछ पार्ट मट्टी के बाहर रख देंगे, एंड वी विल मेक श्योर कि जो मट्टी के नीचे वाला पार्ट आ रहा है उसमें कुछ मेरिस्टेम्स वाला एरिया ज़रूर है, यानी पहले उस जगह पर लीव्स वाला एरिया ज़रूर है। होता क्या बेटे, कुछ अरसे के बाद ये वाली ब्रांच के अंदर ज़्यादा अच्छे लीव्स आने लगते हैं, और ये ब्रांच बाकी ब्रांचेस की निस्बत बेहतर परफॉर्म करने लगती है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगने लगती है। तो वो समझ जाते हैं गार्डनर्स कि नीचे रूटिंग हो गई है और इसको अब एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया है। पहले तो इसको पहले सिर्फ अपने पेरेंट प्लांट से न्यूट्रिएंट्स मिल रहे थे, अब इसको जमीन से भी न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो गए। घास तो बल्कि प्रोपेगेट इस तरीके से करती है, घास तो फैलती है इस तरीके से, राइट। तो बेटे इसको लेयरिंग मेथड बोलते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, वो इस ब्रांच को यहाँ से कट कर देते हैं, और ये नया प्लांट तैयार हो जाता है। अब आप इस नए प्लांट को जहां मर्जी ले जाओ। ऐसे आप एक प्लांट से कई प्लांट्स तैयार कर सकते हैं प्यारे बच्चों, एक प्लांट से कई प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। एक और तरीका है जिसको हम बोलते हैं एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग, इसके लिए एक और वर्ड भी यूज किया जाता है, बताइए क्या वर्ड? मार्कोटिंग। शाबाश बेटा, आपको तो ये टॉपिक के बारे में बहुत अच्छा से आती हैं चीजें, आजकल पढ़ा है। वेरी नाइस। आप तो लोगों को बहुत ही अच्छे और कॉम्पिटेंट टीचर पढ़ा रहे हैं, क्या नाम है उनका? मिस जैनब को बेटा कॉम्प्लीमेंट्स ना दीजिएगा। नहीं, हमके सामने बोल भी नहीं सकती। क्यों डांटती है वो आपको? डांटती? बस फिर समझ जाए खुद ही बात। एयर लेयरिंग क्या होती है? एयर लेयरिंग में बाज़ औक़ात बेटे पौधा इतना स्ट्रांग होता है कि आप उसकी ब्रांचेस को इस तरह से लटका लटका के कहीं नहीं रख सकते, राइट। तो कोई बात नहीं, आप उस पौधे की ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड ब्रांचेस को सिलेक्ट करते हैं,
और उसके ऊपर एक खास जगह पर मट्टी का एक गोला उसके ऊपर चिपकाकर उसके ऊपर कपड़ा डाल के और उसको अच्छी तरह से टाई कर देते हो आप। मट्टी का एक गोला सा चिपका के आटे के पेड़े की तरह अच्छी तरह उस पर कपड़ा बांध के उसको टाई कर देते हो और डेली उसको पानी देते हो। कुछ अरसे के बाद उसके मेरिस्टेम्स वाले पार्ट से रूट्स निकलने लगती हैं। रूट्स निकल आई तो वो इसको यहां से काटते हैं और इसको एक नई जगह पर लगा देते हैं मट्टी के अंदर गोले समेत। तो ये प्लांट सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है। रूटिंग ही करवानी होती है हमने। जब ये प्लांट सेल्फ सफिशिएंट हो जाता है, इसको आप जहां मर्जी उठाकर लगाओ, इसको गमले में लगा देते हैं। गमले में लगा के नर्सरीज में रख के इसको बेच देते हैं। दिस इज कॉल्ड एयर लेयरिंग और मार्केटिंग। एयर लेयरिंग और मार्केटिंग। ठीक हो गया? अच्छा जी, अगला अगला तरीका है बेटे बडिंग। बडिंग बडिंग में क्या होता है? आपने वो कौन सा मैंगो है दुनिया का सबसे एक्सपेंसिव? कौन सा? नहीं बेटा, जापानीज। जापानीज है। मियाँ मोहम्मद बख्श टाइप नहीं है वो। मजाक करो। मियाजाकी मैंगो, वो पर्पल कलर का होता है। पर्पल कलर का होता है। पता चला ना अब ये पर्पल है। मैंने लास्ट टाइम जब हमें पता चला था ना इसके बारे में, तो हमने इसकी प्राइस कॉस्ट निकाली थी। तो हम हैरान हो गए थे कि ये एक आम जो है ना वो 25,000 पाकिस्तानी का है। पाकिस्तानी 25,000 रुपए का एक आम है। लेकिन आप फिक्र ना करें, इसके बाद दुनिया में जो सबसे ज्यादा मजेदार आम है ना वो हमारा सुप्रीम चौसा है, जो कि यहाँ पे खैर हमें मिलता ही नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। हम ये जो लेफ्ट ओवर भी खा रहे हैं ये भी बहुत मजेदार है। सो कम से कम हम 400 रुपए किलो में ये। लिसन बेटा, लिसन बेटा, कॉर्क बता रहा था बच्चों को कि कॉर्क क्या होता है। It's generous help. And then you complain at this. Who think what I get there? Yes, there's an option. हाँ जी, बताएं बताएं क्या? I'm gonna. हाँ जी है What? बेटा। And they say it's all you need. व्हाट इज हैपनिंग यार? ये है बेटा मियाजाकी मैंगो। इस मैंगो का एक प्लांट अगर आप इंपोर्ट करेंगे यहाँ पर तो वो कम से कम 4 से 5 लाख रुपए का होता है। ठीक है, क्योंकि एक आम 25 से 30 हजार रुपए का तब बिक रहा था जब $250 का था। अब तो और भी ज्यादा महंगा हो गया होगा। अगर आप कहते हैं कि यार मैं इसका, अगर आप ये कहते हैं हाँ जी, उन्होंने जो लोग इसको खाते हैं दुनिया ही उनकी जन्नत है। तो अगर आप इसको प्रोपोगेट करना चाहते हैं, आप कहते हैं यार एक ठीक है मैंने इतना बड़ा ऑर्चर्ड बनाया हुआ है, मेरी सारा रेवेन्यू एक तरफ, अगर मैं इसके 500 पौधे लगा दूं तो इसका रेवेन्यू एक तरफ। अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आप ये सारे के सारे पौधे खरीद के ले आए। इसका तरीकाकार क्या है कि आप इसका एक पौधा लेके आए, इसका सिर्फ एक प्लांट लेके आए, और आप क्या करेंगे? लिसन बेटा, मेरी तरफ जरा तवज्जो करें। ये रेड कलर का, फर्ज कीजिए कि मैं ये जो प्लांट बना रहा हूं ये मियाजाकी मैंगो का प्लांट है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। आपने एक प्लांट खरीद लिया तो अब आप इस एक प्लांट से, इस टेक्निक से कम 100 प्लांट्स तो आराम से एक सीजन में बना सकते हैं। इन जस्ट 1 सीजन यू डोंट हैव टू बाय मोर प्लांट्स। आप करेंगे क्या? आप ये मियाजाकी एक्सपेंसिव मैंगो के जैसा ही एक बिला वजह का फजूल टाइप का देसी आम उगा लेंगे, ये गुठलियां फेंकने की बजाय। ये प्रॉपर प्लांट होगा जो कि पॉट हुआ होगा, और एक तरफ आपके पास ये मियाजाकी प्लांट।
अब आप क्या करेंगे, आप इस प्लांट को बेटे यहां से रख के काट देंगे, यहां से रख के आप इस प्लांट को काट देंगे, फारग कर देंगे इसको यहां से। ये प्लांट कट गया। अब आप इसके अंदर एक वेज बनाएंगे, जिस जगह पर आपको इसका कोई बड नजर आता है वहां पे बेटे आप एक डिप्रेशन, एक वेज बनाएंगे। अगर इसका मैं आपको साइड व्यू दिखाऊं तो आप इसको यूं काटेंगे, ये है लाइक दिस, और ये इसका फ्रंट व्यू है। आप इसमें एक वेज काट लेंगे, जैसे तरबूज की इतनी बड़ी आपको निकालते हो ना पार्ट, इस तरह आपको सर्जिकल ब्लेड से बहुत बारीकी से इस पौधे में एक खिड़की निकाल लेनी है, और ये वो जगह होनी चाहिए जहां पर इसका अपना बड था। फिर आप बेटे एक सर्जिकल ब्लेड के जरिए यहां पर जैसे इसका बड था, आप इसके पत्ते को यहां से काट दोगे, आपने इसके पत्ते को यहां से काटा, और बेटे आप इसको सर्जिकल ब्लेड से इतनी जगह को ऐसे ही रखकर एक्सटॉर्ट करोगे यहां से बाहर, और आप इस पार्ट को बेटे यहां पर ऐसे एक जिक्सॉ पजल की तरह इसमें जोर से प्रेस करके दबा दोगे, और यहां पर इसका बड होगा, मियाजाकी प्लांट का बड होगा। अब इसको बेटे नीचे से न्यूट्रिएंट्स तो मिल रहे हैं, सब इसकी पावर, इसकी एनर्जी इसके पास है, मगर इस सारी की सारी पावर और सारी की सारी एनर्जी को यूटिलाइज करने के लिए आपने इसके सारे बर्ड्स तोड़ फोड़ के फेंक दिए हैं, और इसको सिर्फ एक मियाजाकी मैंगो का बर्ड दिया हुआ है। तो क्या होगा कि जब इसके टिश्यू मैच करेंगे, जाइलम फ्लोएम से ही अपनी एनर्जी और ये न्यूट्रस एनर्जी शुरू करेगा, तो यहां से एक मैंगो का पौधा निकलेगा, ये मियाजाकी मैंगो होगा। कुछ देर के बाद ये प्रॉपर ग्रफ्ट बन जाएगा, 100% कॉपी ऑफ दिस ओरिजिनल मियाजाकी मैंगो। हाँ बिल्कुल, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। इसका जो सक्सेस रेशियो है वो 60% है उन लोगों का जो कि इस काम के बहुत एक्सपर्ट है, जो 20-20 साल से सिर्फ बडिंग का ही काम कर रहे हैं, उनका सक्सेस रेशियो। तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छा है यार, आपने 100 अटेम्प्ट्स किए, 60 पौधे मिल गए आपको, और क्या चाहिए, राइट। सो ये मोस्ट एक्सपेंसिव स्पीशीज के लिए किया जाता है। आप अपने घरों में जो आप ऑर्नामेंटल रोज उगाते हैं, ऑर्नामेंटल रोज का पता है आपको, आर्टिफिशियल रोज की बात नहीं कर रहा, ऑर्नामेंटल रोज ही जो आप अपने घरों के लॉन में लगाते हैं, जब अगर आप कभी उसको गौर से देखेंगे तो हमेशा उसका एक पौधा ऐसे आ रहा होगा और एक ब्रांच ऐसे निकल रही होगी, और यहाँ पर आपका प्लांट होगा। बिकॉज ये जो था ना, ये देसी गुलाब की कलम थी जिसके ऊपर अच्छे वाले ऑर्नामेंटल रोज का बड लगा के इसको प्रोपोगेट करवाया था, उस पर बड़े बड़े और कलरफुल फूल लगते। दिस इज कॉल्ड बडिंग। अब मैं यहाँ पर नीचे बडिंग की कुछ एग्जांपल डालूंगा। देन आखिरी चीज जो हमने यहाँ पर पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग ग्राफ्टिंग और बडिंग कॉन्सेप्ट में बिल्कुल एक दूसरे से क्लोज है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। यहां पर भी फर्ज करें मैं एक एक्सपेंसिव प्लांट बनाता हूं, लेट्स टॉक अबाउट कैक्टस। ये जी बड़ा ही खूबसूरत किस्म का कैक्टस है, ये ग्रो कर रहा है जी, बहुत अच्छी बात है। और आपके पास एक देसी कैक्टस है जिस पे कांटों के सिवा कुछ भी नहीं लग रहा है, ठीक है। हाँ क्या होता है जी? to find me. अब पता चला कि दुनिया कितनी आगे निकल चुकी हुई है जनाब, ये ले, ठीक है। Go listen to. Go they drive. कांटे बेटा इन पे भी होते हैं, So still what I go. यस, उनका सैप होता है इसमें। अच्छा, अब आप क्या करेंगे, आप चाहते हैं कि यार मैं इस तरह के प्लांट्स और प्रोपागेट कराना चाहता हूँ, कोई बात नहीं। आप इस प्लांट को आप यहां से काटें,
मगर इसको अब आपने काटना कुछ ऐसे है कि एक वेज शेप दे देनी है आपने इसको ऐसे। इसको काटना ऐसे कि इसको क्या मिल जाए, एक वेज शेप। जैसे बैट नहीं होता, बैट, बैट का हैंडल होता है ना उसमें लगा हुआ, तो वो वेज की तरह इसमें क्या होता है। अदरवाइज तो देर इज नो वे कि आप उसको जोड़ सके इसके हैंडल में। उससे क्या होता है, उसका सरफेस एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ जाता है बैट के हैंडल का, ऐसे करके। इसी तरह हम यहाँ पर भी करेंगे। इसको भी बेटे हम ऐसे करके काटेंगे। इसको ऐसे करके काट के हम यहाँ ऐसे एंटर कर देंगे और ऐसे इसको अच्छी तरह से यहाँ से टाई कर देंगे लाइक दिस। इसको आप ऐसे करके टाई कर देंगे। कुछ अरसे के बाद यहाँ पर से जो आपने इसको काटा है, यहाँ पर नए, चूंकि इसके तो पास अपने इसके बर्ड्स मौजूद हैं, यहाँ पर नए प्लांट्स उगना शुरू हो जाएंगे, नई ब्रांचेस, बल्कि पहले से भी ज़्यादा ब्रांचेस आनी शुरू हो जाएंगी और आपका ये प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाएगा, बिकॉज उसको न्यूट्रिशन जो है वो आपके ओल्ड प्लांट से मिल रही है। दिस इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। और ये ग्राफ्टिंग को प्यारे बच्चों उर्दू में इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता है, पेवंदकारी। दिस इज कॉल्ड पेवंदकारी। डू यू नो व्हाट इज पेवंद? अगर किसी के कपड़े फट जाते हैं, फर्ज कर लीजिए ये कमीज है, हाँ जी, और उसके ऊपर आप अगर ऐसे करके कपड़ा लगा दें, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह, कोई और पीस लगा दें, दैट इज कॉल्ड पेवंद। ठीक है। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी वजह से पूरी दुनिया वगैरह बनी, आप भी अपने कपड़ों को पेबंद लगा लिया करते थे और इसमें कभी कोई महसूस नहीं करते थे कमी। तो मैंने बाद लोगों को देखा है जो स्पिरिचुअल नेचर के लोग होते हैं, वो उनका अगर कोई कपड़ा फट जाए तो वो बड़ी ताकीद से इसको रखते हैं कि मैंने इसको फेंकना नहीं है। नाउ आई हैव अ रीजन टू पुट अ पेबंद ऑन इट एंड दिस इज सुन्नत ऑफ आवर होली प्रॉफिट। आई हैव सीन सम रफू भी करा सकते हैं, सेम चीज। ठीक है जी। तो इसमें देखें ये कपड़ा कहीं और से बिलोंग करता था और हमने इस पर लगाया, तो इसको पेवंद बोलते हैं ना, पेवंद है। तो पेवंद प्लांट में इसका नाम पेवंदकारी इसलिए रखा गया बिकॉज ये प्लांट किसी और से बिलोंग करता था और आपने इसको यहाँ पर एडजस्ट करवा कर। हाँ जी। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा प्लांट रिप्रोडक्शन का चैप्टर खत्म हुआ।